बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और सबसे पहले सबसे अहम खबर वो ये है कि हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है और स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने पर जवाब तैयार कर लिया है, लेकिन उस जवाब के अंदर यही कहा जाएगा कि हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? क्या ये मुज़ाकरात जो पॉजिटिव तरफ चलते नज़र आ रहे थे, एकदम से फर्स्ट डिमांड के ऊपर ही जब पहली डिमांड ही रद्द कर दी जाएगी तो क्या बनेगा मुज़ाकरात का? और फिर वो डिमांड है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस डिमांड से हटेंगे नहीं, क्योंकि 9 मई उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं इस पर इंक्वायरी हो, जुडिशल कमीशन बने, लेकिन हुकूमत साफ साफ अल्फाज में कह रही है, जिस तरह पहले ही राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये डिमांड सामने आई तो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया था कि हमारा इस पे जवाब है, हम कोई जुडिशल कमीशन बना नहीं सकते। हर्ज किया है जुडिशल कमीशन बनाने में, अपने गेस्ट्स की माहिरीन की राय भी जानेंगे इस पे। इसके अलावा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो जुडिशरी के अंदर बहुत से ऐसा लगता है जैसे कुछ क्लैशेस हैं, कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ नहीं आ रही। शायद आज जस्टिस आयशा ने ये कहा, समझ नहीं आ रही 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब ये एक सवाल उन्होंने किया और इस सवाल में यानी ये आइनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत थी और उसके अंदर इस्तफसार के दौरान ये बात हुई और जस्टिस आयशा ने जो कहा उसमें आइनी और रेगुलर बेंचेस के हवाले से जो बात थी, इस पर हमें ज्वाइन कर रहे होंगे बैरिस्टर खुर्रम साहब, हम उनकी भी राय जानेंगे इसके ऊपर कि क्या कहते हैं। चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे, किस तरह से स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट्स करके और 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम की गई, उसकी वजह से क्या ये इख्तिलाफात हैं या वजह कुछ और है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो फैसला आया 190 मिलियन पाउंड केस का, उस फैसले से अवाम कितने खुश हैं और क्या कानूनी माहिरीन की राय है इस 190 मिलियन पाउंड पे? कसूरवार कौन? मलिक रियाज, जिसका असल पैसा था इस पूरे केस में, उसको किसी ने पूछा ही नहीं, क्यों नहीं पूछा गया? इस पे भी हम कानूनी माहिरीन की राय जानेंगे। बात का आगाज़ करते हैं, मुझे ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में बैरिस्टर खुर्रम साहब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। कर्नल रिटायर्ड अब्दुल्ला संधू साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और जुडिशल इश्यूज से स्टार्ट करते हैं इसको। बैरिस्टर खुर्रम साहब, जस्टिस आयशा ने जो बातें की हैं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर और रेगुलर बेंच के मामले पर केस ट्रांसफ़र करने पे भी थोड़े से इतराज़ात हो रहे हैं जस्टिस को, और वो कह रहे हैं कि ये केस स्पेशल बंदों को दिया जा रहा है, स्पेसिफिक लोगों को दिया जा रहा है, केस ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी भी शायद रजिस्ट्रार के पास चली गई है और वो जिसको चाहेगा फॉरवर्ड करेगा। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जो ऐसा लगता है कि कोई जुडिशल इश्यूज जो हैं इस पे ज़ाहिर है अब कंटेम्प्ट का सोचते हुए बहुत सी बातें बंदे के पास आती हैं जो कर नहीं सकता ऑन एयर। बैरिस्टर खुर्रम साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि अगर तो जरा जो हुआ है उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अपने तरीके से हाईलाइट करें, जरा हुआ रीस्टेट करने की कोशिश करूंगा। जब मैं वो रीस्टेट करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उस दौरान में 26वीं आईनी तरमीम आ जाती है जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बहुत सारे केसेस अब जाने हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन जाता है और केसेस वहाँ जाने शुरू हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट की, वो फैसले कर रही है बेंचेस वो केसेस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजने का। तो अचानक एक केस जो चल रहा है ऑलरेडी, उसमें बड़े सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। कस्टम्स एक्ट के तहत वो केस आता है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठ जाते हैं और उसमें जो मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इज़्ज़त माब मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो उसमें जजेस हैं, तो उन्होंने उसमें आज का दिन फिक्स किया हुआ था, फिक्स बाय कोर्ट था। ठीक। और अचानक पता चलता है कि उसकी तो कॉज लिस्ट इशू नहीं की गई, यानी वो कॉज उनके बेंच के सामने कॉज लिस्ट पे नहीं है। ठीक। उनसे केस को खींच लिया गया है। अब ये बात मुबहम है, अभी इस बात की इंक्वायरी होनी है या देखा जाना है कि वो कैसे खींच लिया गया है। यकीनन चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक ही होता है इस तरह के सारे मामलात बेस्ड ऑन। अगर चीफ जस्टिस चाहें तो किसी से कोई केस टेक अप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जरा मेरी बात को मुकम्मल सुन लीजिए।
based on the decisions of the administrative committee. अमल दरामद तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने ही करवाना होता है, और ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर ये केस वापस ले लिया गया। ठीक। अब सबसे पहली बात ये है, ये एक सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल नोवल सिचुएशन है, कॉज लिस्ट पर केस नहीं है, इसके बावजूद वो बेंच प्रोसीड करता है, अपनी कोर्ट में बैठता है, लॉयर पेश होता है और वो आर्गुमेंट होते हैं। क्या ये फील नहीं होता कि ये सुओ मोटो पावर्स जैसी पावर्स हैं जिसके तहत बेंच बैठ गया? तो ये तो इटसेल्फ एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सी बात फील होती है। लेकिन उसके ऊपर फिर यकीनन जो रिमार्क्स आए वो हमारे सामने हैं, वो भी अपनी जगह दुरुस्त हैं जी, कि भाई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी के मेंबर हैं। ठीक। तो उनके तो इल्म में ही नहीं है कि ऐसा कोई फैसला हुआ है, तो फिर ये फैसला कैसे हो गया है? देयर आर बिग क्वेश्चन मार्क्स। अब इन क्वेश्चन मार्क्स के लिए कुछ और भी तरीके इस्तेमाल हो सकते थे जो जरा एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत के थे, लेकिन बजाय उसके एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर दी गया, कॉन्टेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया गया। नो, देयर इज नो केस पेंडिंग इन द कोर्ट, हाउ कैन इट contempt notice be issued in the eventuality? तो इस contempt notice तो मैं ये देखता हूं कि दोनों साइडों की तरफ से, जैसा कि हम देखते हैं कि देयर आर ग्रुपिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत पॉपुलर हो चुका है कि देयर आर ग्रुपिंग्स, तो दोनों ग्रुप्स की तरफ से ऐसी चीजें अवाम को देखने में मिल रही हैं कि जो जितने भी इस जुडिशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी और अवाम भी देख रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत बड़े लोग, उम्र रसीदा लोग, दाना लोग जब लड़ने पे आते हैं तो बच्चों जैसे काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ से मैं समझता हूं कि ऐसे काम हो रहे हैं कि अब देखिए कॉन्टेम्प्ट का नोटिस इशू हुआ किसके खिलाफ? भाई कोर्ट के अपने अमले के खिलाफ। हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान, इसमें पिसेंगे दोनों तरफैन जब लड़ेंगी। तो अगर मिसाल के तौर पे केस ले लिया गया था तो चीफ जस्टिस ने लिया था, तो कंटेम्प्ट है तो फिर चीफ जस्टिस साहब पे आप लगाएं। अच्छा, तो चीफ जस्टिस साहब पे कंटेम्प्ट कैसे लग सकती है? तो ये बात, तो मसला ये है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गए, जबकि इतने कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं चाहिए थे। इसके लिए सॉफ्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव और थोड़े से दानिशमंदाना तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे ये काम भी, ये पता कराना है ना कि ये केस कैसे लिया गया है, तो मौका दे दिया जाता कि भाई ये हमने देखना है, इस पर देखा जाए, चीफ जस्टिस साहब को लिखा जाता और इस सिलसिले में कोर्ट इंटरनली बैठ के इस मामले को देखती कि ये कैसे हुआ है, ना कि कोई जुडिशियल अपनी जगह पर बैठकर जुडिशियल कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि उसकी जात में फिर दूसरे फेलो जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब आएंगे। तो इस तरह तो ये तो एक बैटल ओपन हो गई है, और ऐसी बैटल जिसमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये सिचुएशन है सारी, जिसमें मैं ये समझता हूं कि दोनों साइड्स को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए ये देखना चाहिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक डिग्निटी है, अवाम की नजर में वो डिग्निटी जो है वो थोड़ी अंडरमाइन हो रही है, फिर रूल ऑफ लॉ इससे मुतासर हो रहा है, और इसके अलावा फिर वो जो अमला है उसका क्या सोच रहे हैं? वो जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तैनात अमला है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसका क्या कसूर है, उसको क्यों इस बैटल में रोंदा जा रहा है? तो ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सिचुएशन में जजेस को सुप्रीम कोर्ट एज हाई एज सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनको बहुत उसी हाई लेवल की पेशेंस और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, और इस मामले को इंटरनल जो आपस में कोई डिफरेंसेस हैं उनको इस तरह रिजॉल्व करें कि इन फेवर ऑफ रेजिंग द डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट। कर्नल अकबर भट्ट साहब क्या समझते हैं आप सर? बिल्कुल जी, मैं जो फरमाया है मेरे दोस्त ने बहुत ठीक बात की है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको डेफिनेटली हम तो अपनी राय दे सकते हैं, वो बड़े काबिल हैं, बड़ा तजर्बा है उनका, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपने अदारे की साख को बरकरार रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को इन हाउस आप उनको सेटल करते हैं। अगर आप इन हाउस सेटल नहीं करेंगे उन चीज़ों को, तो उससे फिर तासुर जो है वो अवाम में वो उस अच्छा नहीं जाता। सबसे सुप्रीम इदारा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर कोई और ऐसी स्टेज है ही नहीं कि जहाँ पे हमने जाना। असल में हमारी मुल्क की जो तारीख है और अभी तक असल में जहाँ पे पॉलिटिकल फैसले होते हैं या जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, इनका जहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर इन फैसलों में जजेस का बायस होना तारीख बताती है कि जजेस बायस थे। अभी आप देखें ना, जुल्फकार अली भुट्टो
कि फांसी में सर, अब अभी तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जुडिशियल मर्डर था ये, जी बिल्कुल जैसे काजी फाइज साहब की होते तो फिर इट मींस कि इट वाज गोइंग रॉन्ग। जी बिल्कुल। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि सियासी जो फैसले होते हैं जिनमें सियासतदान होते हैं बुनियादी तौर पर, ठीक। उसमें हमारी जुडिशरी की साख पर क्वेश्चन मार्क उठता है। ये अभी नहीं उठ रहा, ये इससे पहले भी उठा है, Right. जिससे दुनिया में हमारी जो जुडिशरी है उसका जो एक उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो आप देखें कि ये बहुत नीचे है। तो हमारी ये दुआ है और इंशाल्लाह ताला ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि ये बेहतर होगा और इंशाल्लाह ताला अवाम का अपने इदारे के ऊपर इत्मीनान बहाल होगा। लेकिन सियासतदान जो है उन्होंने अपनी मर्जी करनी है, अपनी मर्जी से रुख मोड़ना है और उससे साख भी मुतासर होती है। अभी आप देखें ना, ये 26वीं आनी तरमीम जो है, मतलब है कि ये हमारे पड़ोस में जो मुल्क है जो कि दुनिया का आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे ऑलमोस्ट मुल्क है, ठीक। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जितनी है हमारी उससे एक आध ज्यादा है या एक आध कम है अभी इस तरह। तो ये ऑल टुगेदर जो है वो जिस तरह मार धार से, जिस तरह धौंस धांधली से आईनी तरमीम कराई गई, जिस तरीके से प्रेशराइज लोगों को किया गया, मेंबर्स को किया गया, तो अवाम बुनियादी तौर पर अवाम बड़ी बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो आपका मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग हैं, सोशल मीडिया है, तो अवाम ये सोशल मीडिया का नेगेटिव पॉजिटिव रोल जरूर है और उसमें जाहिर है वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, बीच में दुश्मन जो कुव्वतें होती हैं वो जब एक कोई सिचुएशन बनती है तो उसको इग्नाइट करने के लिए वो बीच में आ जाते हैं, फेक आईडी से अपना अकाउंट बना के तो कुछ ऐसा मवाद जो है वो उसमें अपलोड करते हैं कि जिससे लगता ही है कि ये फ्रीक ए कर रहा है या फ्रीक बे कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। अब्दुल रऊफ साहब क्या समझते हैं सर? मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के रोल कोई आज नया नहीं है जो आप इतने परेशान हो रहे हैं। ये आप खुद पॉइंट आउट कर चुके हैं, जैसे जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने से हुई, उसके बाद फिर बेंचेस दो बने, एक छोटा बेंच एंड उसके बाद उसका फैसला हुआ, जैसे 70 को निकाला गया चीफ जस्टिस को। ये तारीख है। उसके बाद जो हमारे जैसे साकिब निसार से लेके बंदियाल साहब तक क्या तमाशे नहीं हुए, उसमें साकिब निसार, जस्टिस काजी फायदी साहब और मसूद शाह साहब का एक बेंच था, ठीक है, जिसमें दोनों ने अपने उस बेंच में आपने फैसला किया। साकिब निसार साहब ने अगले दिन काजी साहब को निकाल दिया, ठीक है। ये कोई नई नहीं है, ठीक है। फिर ये सारा जो शोर है, सारा शोर जस्टिस मसूद अली शाह के साथ बड़ी हमदर्दी है सब। मैं इसमें खुशी होती है, हर बंदा उनको अक्नॉलेज करता है कि उनकी पर्सनैलिटी को, उनके जजेस को, जजमेंट को हर बंदा अप्रिशिएट करता है। मगर इनको इसको किसने डाउटफुल किया? इस उबाल जो इंतशार पैदा किए किसने किया? साडा जज आएगा ये कर देगा। जिस जो प्रोपेगेंडा मुहिम थी ये सोशल मीडिया के, ये जस्टिस मंसूर को खा गई, ठीक है। जिस वक्त कहा गया, तारीखें दी गई कि जिस दिन टेक ओवर करेगा, इसी तरह की तारीखें जब ओबामा आए, अपने ट्रंप आएगा, हमारा ये हो जाएगा। इसी तरह की जस्टिस मंसूर शाह के मतलब किसी को शायबा नहीं था कि ना बने, सबको था कि ये मुनासिब चॉइस है, पाकिस्तान के लिए मुनासिब चॉइस है, इनको ही बनना चाहिए। मगर जब इस तरह का क्लेम आना शुरू हो गया, तो सर खौफजदा कौन हो गया आखिर? इन क्लेम से घबरा गया कोई? इन क्लेम और प्लस जो जस्टिस मंसूर शाह ने साइड चेंज कर दी काजी फायदी साहब के जमाने से ही साइड चेंज कर ली है जी, बिल्कुल ओपनली की उन्होंने, ठीक है। देखें जो कमेटी होती है जिसके बारिस्टर साहब मेंशन कर, कमेटी है केसेस को, ये जो तो मास्टर ऑफ रोस्टर वाला साहब नहीं है, जैसे मुनीब ने कहा। सर साइड चेंज करना क्या होता है? मतलब ये भी थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिए। उनको ये लगा कि काजी फायद ईसा जो है वो एक्सटेंशन ले लेंगे और मेरी टर्म जो है ना वो खराब हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जस्टिस मुनीब और मिलकर एक दड़ाबंदी कर दी, ठीक है। ये जो फैसला आया जिसकी वजाहतें जब शुरू कर दी, एक वजाहत दूसरी वजाहत, कभी ऐसे हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि जब एक डिसीजन देते हैं उसके बाद वजाहतें शुरू कर देते हैं? नहीं हुआ। ये मतलब ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अभी भी ये सारी जितनी भी आपकी परेशानी है चंद दिनों की है, ठीक हो जाना, इसमें कुछ नहीं है। ये हमारी तारीख है। इस तारीख में पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, मतलब आप किसी का ले लें, जैसे जस्टिस तारड़ का रोल हम कहते हैं कि जस्टिस तारड़ ने किस तरह डिवाइड किया अदलिया को, उस वक्त देख लें, उससे पहले देख लें, जस्टिस इफ्तिखार का जमाना देख लें, ये जो हम ख्याल बेंचेस का जमाना देख लें। क्या ये कोई मिसाली अदलिया थी?
अनफॉर्चुनेटली इसी मसाली अदलिया जो हम चाहते हैं वो नहीं थी, इसीलिए हमारा 142 145 पर नंबर है। मिस्टर खुर्रम साहब क्या समझते हैं सर, यही वजह जिस तरह कर्नल साहब बता रहे हैं? देखें, वजह ये भी हैं, वजह ख़ास तौर पर आप किस चीज़ की वजह पूछ रहे हैं, ख़ास तौर पर मखसूस, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों बयान की हैं। जुडिशरी के जो मसाइल हैं उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह खुद जिम्मेदार हैं अपनी की गई तमाम तर हरकतों के, जो कुछ उनके साथ हुआ है, ही इज रिस्पांसिबल। मैं पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम किया। यस, लेकिन बात ये है कि मैं मुकम्मल इत्तफाक उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि बात ये है कि ये बहुत जामिया बात है, इसके इतने छोटे जवाब नहीं हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें। हमारे पूरे मुल्क की पूरी हिस्ट्री 77 ईयर्स की, उसमें जिस तरह जुडिशरी को लेके चला गया है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और पॉलिटिकली भी, और जिस तरह उस पर इन्फ्लुएंस रखा गया है मुख्तलिफ जगहों से, तो हमारी जुडिशरी में कोई कंसिस्टेंट रवायात तो ना ही कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कंसिस्टेंसी नज़र आती है जैसी सैकड़ों सालों की बरतानवी और अमेरिकी कोर्ट्स की नज़र आती है। तो हमारी कोर्ट्स तो सिर्फ 77 ईयर्स में पता नहीं कितनी कलाबाजियाँ हैं जो यहाँ पे लगवाई गई हैं, जजों की भी और हमारे सियासी सरबराहों की भी। तो हमारी कोर्ट को कोई किसी कंसिस्टेंट पैटर्न पर उतरना ही नहीं दिया गया। हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी जो प्रेसिडेंट्स हैं वही आप देखें कि हमारे 77 ईयर्स में एक जगह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठहरते ही नहीं हैं। कभी कोई असूल तय करते हैं, 8-10 सालों बाद ओवरटर्न करके कहते हैं वो ठीक नहीं था, ये था। जबकि ऐसी भी जुडिशरीज हैं जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसने 1000 साल के बाद एक जजमेंट दी और कहा कि हाउस ऑफ लॉर्ड भी अपने फैसलों की पाबंद नहीं है। 1000 साल तक वो समझते रहे थे कि हम अपने फैसलों के भी पाबंद हैं, हमने अपने फैसलों को चेंज नहीं करना। लेकिन चेंजिंग टाइम के साथ उन्होंने कहा कि कभी कभी, और वो भी जब कहा तो वो 1960 की दहाई में कहा, लेकिन उसके बाद भी आप तब देखें कि वहाँ पे कोई फैसला चेंज नहीं किया जाता। ऐसे ही जो असूल खुद ही तय किए हैं वो खुद पर भी अप्लाई करके खुद भी उनका गुलाम हुआ जाता है। यानी रोमन्स कहते थे ना, वी आर स्लेव टू लॉ सो दैट वी कैन बी फ्री। तो वो जो बड़ी कौमें हैं उनकी इतनी एपेक्स लेवल की जो इदारे होते हैं, वो जो फैसले करते हैं वो खुद भी अपने आप पर उनकी पाबंदी करते हैं ताकि वो लोग जो हैं वो भी उसकी पाबंदी करें और इज्जत करें। तो हमारे यहाँ तो ये देखें फिर जजेस के ऊपर इन्फ्लुएंस इस तरह का कि बहुत अब हमें हिस्ट्री में पढ़ने को चीज़ें मिल रही हैं और ऐसी शवाहद सामने आ रहे हैं, तारीखदान लिख रहे हैं, थोड़े बोल्ड राइटिंग्स आ रही हैं, तो पता चल रहा है कि बाकायदा ब्लैकमेलिंग भी होती रही है। तो इस तरह की जो जुडिशरी है उससे हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अभी हम काफ़ी ज़माना तिफली में गुजर रहे हैं अपनी जुडिशल इर्तिका में, काफ़ी टाइम लगेगा हमें, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो गिरते पड़ते को थोड़ा अमल दरामद चल रहा है, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी चल रही है, और आहिस्ता शायद हम ना हो उस वक्त कोई 100-200 साल हमारा मुल्क अल्लाह करे हमेशा कायम रहे, क्योंकि 100-200 साल लगता है तो फिर ये कोई स्ट्रॉन्ग रवायात बनती हैं, आहिस्ता इदारे कायम होके अपना तवाज़ुन कायम कर लेते हैं और कायम तो कर लेते हैं। लेकिन इस टाइम जो हुकूमत और अपोजिशन का जो 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने पे जो बात है और हुकूमत इनकार कर रही है साफ, इस पे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, जो जुडिशल कमीशन वाली बात है, आप क्या समझते हैं बनना चाहिए कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि जो भी बने वो कंसेंसस से बने। राइट। अगर कंसेंसस हो, सर उन्होंने कहा था कि हम और आप बैठ के सिलेक्ट कर लेंगे, पिक कर लेंगे और उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन बनेगा। तो यूं बनना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए अपोजिशन को भी कि वो उनके साथ बैठकर किसी कुछ नामों के ऊपर इत्तेफाक कर ले। पर अगर हुकूमत इनकार करे, जो जिनके पास गवर्नमेंट है, जिनके पास पावर है, जिनके पास सारा स्टेक है, तो फिर इसका साफ मतलब ये होगा गवर्नमेंट अपने मतलब का फैसला लेना चाहती है। अपने मतलब का फैसला। कर्नल अकबर भट्ट साहब क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, बात इसी तरह है। मैं एग्री करता हूं कि जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये सारा कुछ इसलिए कर रही है कि वो अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है, और इसकी जगह पे कोई और भी गवर्नमेंट होती, किसी और पार्टी की होती, कुछ ज्यादा पार्टियों की होती, वो भी सारी कोशिश करते, सारे ये करते। जहां तक जुडिशरी की और ऑनरेबल जस्टिसेस की और चीफ जस्टिसेस की बात हो रही थी, देखिए जो जजेस जो हैं तारीख में जो फैसले करते हैं मेरिट के ऊपर, और मेरिट और
मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो चाहते हैं, यानी अवाम की जो पल्स होती है बुनियादी तौर पर, वो ज्यादा देखिए अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम जो है उसका सोचने का तरीकाकार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव है और बड़ा बेहतर है और बड़ा क्रिटिकल है। जिन जजेस ने तारीख में प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर होता है, मुख्तलिफ लोग प्रेशर डालते हैं, हर तरह के प्रेशर्स होते हैं। आप देखें गुलाम मोहम्मद मलिक साहब ने जब इनको ख्वाजा नाज़मुद्दीन को उतारा वजीर आजम से, तो उन्होंने जो है वो असम्बलियां भी तोड़ी, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में केस किया, सिंध हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो गुलाम मोहम्मद मलिक चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको गवर्नर जनरल का जो डिसीजन है उसको अपहोल्ड किया। अच्छा, अभी बात यह है कि कानून तो नहीं था, आइन तो नहीं था, तरीकाकार तो नहीं था, गवर्नर जनरल का कोई काम नहीं बनता था कि ये काम करे। इसी तरह हमारे जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, हमारा असल में एक और वतीरा है, जो बंदा चला जाता है हम उसके पीछे ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, जो बंदा होता है उस वक्त बात नहीं करते, ये बड़ी मुनाफिकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हों, जस्टिस बंदयाल हों, या जितने भी जजेस इससे पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका अगर पॉजिटिविटी देखें तो पॉजिटिव ज्यादा है। अभी ये जो पॉलिटिकल फैसले हैं, इसमें तो ये कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और सोचता हूं, ये कुछ और सोचते हैं। हमें एक दूसरे की राय की कदर जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपनी राय का इजहार जरूर करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये जो जुडिशरी है इसको बिल्कुल पलूट कर दिया है। अभी जिस तरह अभी बात हुई कि जी वो जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं, ये बहुत अच्छे और तकड़े जज हैं, सारे जज अच्छे और तकड़े हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतना सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब है कि आप इतना शोर मचा दें, इतना कुछ किसी बंदों को, ग्रुप ऑफ पीपल या हजारों लाखों लोगों को लगा दें कि भाई इसकी फेक कंपेन करो, ऐसा कंपेन करो कि ये बंदा जो है उस चीज पे ना आए। ठीक है। अगर हमने सोशल मीडिया पर या लोगों की बातों के ऊपर आके कि जी वो आ जाएगा तो हम ये देख लेंगे, वो आ जाए, अगर इस चीज के ऊपर हमने मेरिट, अभी ये जो काम हुआ है, गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो 26वीं आईनी तरमीम की है, ये तारीख जो है ना, तारीख इस चीज को कभी भी माफ नहीं करेगी, ये मेरी राय है। ये बड़े ही ब्लैक वर्ड्स के अंदर ये जो है चीज लिखी जाएगी। और बाकी जो ऑनरेबल जजेस हैं, देखिए असूल वाले लोग छोड़ देते हैं, ये ओहदे जो हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन चली जाती है, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। जिन ऑनरेबल जजेस ने, देखिए जो हकीकत है ना, ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है, वो तो हम में से किसी को नहीं पता। हम तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ जजेस ने रिजाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजाइन किया था। मैं उनमें एक जज ऐसे भी थे जिनका चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना था, वो रिजाइन कर गए। अच्छा, मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा ऑनरेबल एक डिसीजन किया। अगर आप पाकिस्तान की अवाम के अंदर और अपने जमीर को मुतमिन करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि अगर ये फैसला ठीक नहीं है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, प्रेशर पहले, तो आप रिजाइन कर दें। जब आप रिजाइन करेंगे, अभी देखिए हमारी यहाँ पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिस थे, उन्होंने बाकायदा खत लिखा और उस खत पे कुछ करवाना भी चाहा, उन्होंने कोई एक्शन हुआ आज तक उसका कोई जवाब ही नहीं है। आई थिंक वो भी सारा खुद लाइन लग गया। क्या फिर यहाँ क्या करेंगे जस्टिस भी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जो जस्टिस काजी फायज ईसा थे, वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो ये जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा, तो उनको चाहिए था कि इसकी हेयरिंग करते, उसी तरह ओपन हेयरिंग करते जिस तरह दूसरे केसेस की उन्होंने ओपन हेयरिंग की है। तो जब जजेस के फैसले जो हैं इस तरह होंगे, जब ऑन ग्राउंड आप नाइंसाफी करेंगे, देखें अवाम को, लोगों की राय को तो आप नहीं दबा सकते ना। वैसे आप जबरदस्ती मुंह किसी का बंद कर दें, लेकिन उसके दिल पे तो कंट्रोल नहीं होता ना। लेकिन ये आज का जो वाकया है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जुडिशल आईनी बेंच बैठा, उसने कहा कि रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक जो केस था वो मुकर्रर ही नहीं हुआ उनके सामने, और कॉज लिस्ट में ही नहीं आया। तो इससे भी ऐसा लगता है कि बहुत से केसेस शायद खुद से कंट्रोल किए जाते हैं। कर्नल साहब देखिए, बासु ने जो बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात दो कर रहे हैं आप जी। एक 9 मई की कर रहे हैं जी, 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, दूसरा जुडिशरी के मामला को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक रहना चाहिए। 9 मई का जो वाकया है वो 2023 का है, ठीक है। 2023 से लेकर 2024 जनवरी तक, चंद दिन पहले तक जी, ये तो पीटीआई ने किया ही नहीं था। पीटीआई वालों ने किया ही नहीं था।
वो तो अभी भी यही कह रहे हैं सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं उसको इसीलिए तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाया कि हमने नहीं किया, मेरी उनकी बात डिमांड ही सुनो है। ना, वो उनकी डिमांड नहीं थी, जुडिशल कमीशन की डिमांड नहीं थी, उनकी डिमांड सिर्फ ये थी कि ये फौज ने खुद कराया। सर लेकिन आप स्पोक्स पर्सन है पीटीआई के, मैं- पीटीआई तो वाले तो पहले दिन से कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, पहले दिन जो नहीं कह रहा। इमरान खान की तरफ से अभी डिमांड आ रही है। एक साल बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया। अब पहली दफा सर आप तो मना नहीं सकते ना, उनके स्पोक्स पर्सन है। चलो मेरी बात तो करने जी, दें ना, please, बात आप करें। आप मुझे आप बात- अपनी बात- बात रखने दें, आपको पसंद नहीं आएगी ना सुने उसको, जी, please। ठीक है। पहले उसको देखें कि जब 9 मई का वाकया होता है उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, कि इमरान खान साहब के बयान आते हैं। उन्होंने ये बयान खुले आम है, अगर मैं निकाल के चला शुरू कर दूं कि देखें ये 9 मई हमारे लोग नहीं है, ये फौज के लोग थे, अगर आप इनको सजा दें हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है। और सजा देने के बाद अगर हमें पता लगेगा हम भी आपको बता देंगे ये मजीद लोग हैं, इनको भी सजा दे दें। ठीक, ये पीटीआई का स्टांस था। तो इसी पे तो जुडिशल कमीशन बनने जो डिसाइड करेगा। मेरी जान वो 2023 में करते, 2023 के मार्च में, अप्रैल में, जून में, दिसंबर में करते, वो बनता। जब सजा दे दी इस फौज आपने मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद उनकी डिमांड शुरू सर तब डिमांड कर लेते तो वो बन जाना था कमीशन। जी। उसको देखें अभी ट्रायल हो चुका है, देखें चाइली आप देखें, आप आइन का तो बेड़ा कर आपको दम कर रहे हैं। ठीक, आइन एक सजा हो चुकी है उनको, कुछ 89 लोगों को, मुल्जमान को सजा एविडेंस हो गई है, रिकॉर्ड पे चले गए हैं, उन लोगों का केसेस कईयों की माफी भी हो गई है सर। प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर माफी हो गई है प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक। अगर आप उसको कहें कि प्रोसेस चल चुका है, मुकम्मल होने वाला है, आप उसको सर टाइम थोड़ा शॉर्ट है सब, इसको जी, समराइज कर देना। दूसरा जो तो ये आइन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ठीक कर रही है, नहीं बनाना चाहिए जुडिशल मैं कहता हूं कि किसी भी आप बंदे को जो प्रोसेस लॉ में कोर्ट्स में की मुकदमे चल रहे हैं, फैसले होने वाले हैं, 1-2 महीने में सब क्लियर हो जाए ना, उसका क्या है जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए 26 नवंबर में, अच्छा उस पर बनना चाहिए। उस पर बनना चाहिए। दूसरी अच्छा, बात है जो आप आईनी तरमीम को रख रहे हैं, क्यों आइन में लिखा है कि आप 2/3 मेजॉरिटी से कोई चेंज कर सकते हैं। ठीक, अगर वो आईनी एक बाय हुक्स और बाय क्रुक्स यू कैन डू नो इट। हेल्प टू दैट को आइन कहता है। Okay. आइन कहता है Mr. आप Khurram इसको साहब, आप got your point. एक तरफ आप आइन को बालादस्त करार देते हैं, दूसरी बात गॉट योर पॉइंट बैरिस्टर खुर्रम साहब, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना ही नहीं चाहिए, वो डिमांड ही नहीं की उन्होंने, मौके पे कहते तो कहते, आप कह रहे हैं तो बात नहीं मानी जाएगी। बहरहाल इस कहता हूं कैसे एक चल कमेंट चुके से तो मैं भी जो है वो इख्तिलाफ करता हूँ। आप क्या समझते हैं सर, जुडिशल कमीशन पे जो गवर्नमेंट कह रही है कि 9 मई के वाकयात पे नहीं बनाएंगे, जबकि यही एक डिमांड अपोजिशन की तरफ से सामने आई और जिसको देख के हर कोई पूरी उम्मीद था कि इस मुल्क में कुछ अब थोड़ा सा ठहराव आएगा, ये सियासी जो गहमा गहमी चल रही है इसमें कुछ थोड़ा सा ठहराव आएगा, अब हुकूमत की ना से आप क्या समझते, नहीं बनाना चाहिए जुडिशल कमीशन? मुझे ये प्रॉब्लम नजर आती है उसमें कि अब वो स्टेज नहीं है जबकि ट्रायल चल रहे हैं उनके, मिलिट्री कोर्ट्स में केस गया हुआ है और इस तरह तो कानून बहुत आगे जा चुका है। ये उस वक्त की बात थी जिस वक्त ये अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे चल रहा था केस, ठीक है तो ट्रायल शुरू हो चुके सर, लेकिन ये अपील में भी तो जाएंगे ना, मिलिट्री कोर्ट्स के अगर- फैसले के बाद अगर उनके ये पास अपील direct में direct जाएंगे, पर appeal। अपील में ये नहीं होता कि आप ऐसा करें कि आप पूरा ट्रायल दोबारा करें। पूरा ट्रायल दोबारा करने का भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें ये ऑर्डर उस तक वहां तक नहीं जा सकती बात, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने तो बैठ के उसको इन्वेस्टिगेट भी एक तरह से करना है, वो इन्वेस्टिगेटिव पावर होती है। ठीक। लेकिन हमारे मुल्क का एक मेन स्ट्रीम लॉ है, वो कहता है कि जी आपने एफआईआर करनी है, आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, चलान करना है और उसके बाद ट्रायल करना है और उसके बाद सजा या छोड़ने का फैसला करना है। ठीक। तो अब मामला तो इस वक्त ट्रायल में चल रहा है, सजाएं हो चुकी हुई हैं। हाउ कैन ऑल दैट बी रिवर्स्ड? सर लेकिन जो सिविलियंस का केस चल रहा है, मिलिट्री सिविलियंस का मिलिट्री दीगर कोर्ट में मामला- ट्रायल का केस भी चल रहा है, Yes. एक वो केस भी जो है अभी समाप्त हो रही है उस पे भी, तो क्या समझते हैं उसके बावजूद भी कोई फर्क ये नहीं उसके बावजूद भी देखिए मेरी बात सुनिए, जो टाइम है, ये टाइम इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का नहीं है। पड़ता? यानी 26 का बन सकता वो है, इसका नहीं यकीनन बन बन सकता है क्योंकि वो भी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, इन्वेस्टिगेटिव स्टेजेस के ऊपर है, इसलिए उस पर बन सकता है। ठीक। बाकी किसी के लिए, किसी काम के लिए भी दिस इज ए वेरी बिलेटेड स्टेज। वेरी बिलेटेड स्टेज। कर्नल अकबर साहब क्या समझते हैं? जी मेरी नज़र में जो एक खबर साथ ऐड कर देता हूं आपकी बात से पहले, इमरान खान ने कह दिया है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग भी नहीं होगी। ये बैरिस्टर गौर साहब ने ये तो statement पहले का बयान है। नहीं, अभी बैरिस्टर नहीं, गौर नहीं, साहब ने स्टेटमेंट वो तो देखें, मेरी एक न- बात तीन नहीं, दफा- कर्नल अकबर साहब को बोलने दें, मैं आपको मौका मेरी नज़र में जी जुडिशल कमीशन जो है वो अगर एक पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे बड़ी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है और जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, ये एक ग्राउंड रियलिटी है ठीक है। और हालात भी जो हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं उनमें बहुत ज्यादा रस्साकशी है और बेहतरी नहीं है। मेरे जाती ख्याल में जुडिशल कमीशन जो उनकी डिमांड है उसके ऊपर बनना चाहिए।
इसमें कोई हर्ज नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनना है तो उसने करना क्या, उसने बेसिकली इंक्वायरी करनी है ना जी, कि क्या हालात थे, क्या वाकयात थे, क्या था, उन्होंने यही करना है। जुडिशियल कमीशन ने कोई फैसला तो नहीं करना, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स देनी है कि जी ये है, हमारी नजर में ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज के स्टांस की चेंज की बात हुई है कि जी वो पहले ये कहते थे, बाद में ये कहते थे, तो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो हालात के मुताबिक अपने स्टांसेस को थोड़ा बहुत आगे पीछे करती हैं, कई ज्यादा करते हैं, कई कम करते हैं। 9 मई का जहां तक ताल्लुक है कि जी 9 मई को ये कहा है किसी ने कि जी ये खुद कराया है, ये बिल्कुल ये एक रबश सी चीज है, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, ना ही किसी ने ऐसा कराया है। हाँ, जिन लोगों ने 9 मई में आके तो इस तरह की हमारी जो बड़ी ही जो मैं समझता हूं कि हसास हमारी तनसीबात हैं, उनके ऊपर जो लोग आए उन्होंने कानून को हाथ में लिया, ये इंतहाई गलत बात है और उनको सजा होनी चाहिए। मेरी नजर में, मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूं किसी भी पार्टी का, लेकिन जो एक सच लगता है आपको अपनी नजर में वो तो आपको बयान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा है कि जो 9 मई के लोग हैं उनको बिल्कुल जो इन्वॉल्व है उनको सजाएं दें, और सजाएं हुई हैं। बाकी इंसाफ का जो तराजू है या जो इंसाफ का, ऐसा भी नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है। जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल भी रहा है, हियरिंग हो भी रही है कि ये जी मिलिट्री कोर्ट्स में जो सजाएं हुई हैं ये ठीक है, नहीं ठीक, इनका होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम भी जजेस के रिमार्क्स जो है वो आए दिन इस बारे में सुनते हैं और वो तारीख की मिसाल भी देते हैं। तो हमारे इदारों को मलाइन नहीं करना चाहिए। हमारी तारीख है, आप तारीख देख लें, एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टी जब वो हुकूमत में नहीं होती तो वो इदारों को भी बुरा भला कहती हैं और जुडिशरी को भी बुरा भला कहती हैं। ये तारीख बताती है ना, माजी करीब ये बताता है कि जी होशियार होशियार होशियार, ठीक है जी, और फलाना फलाना फलाना। और जजेस को इतना ज्यादा हवा ऐसी बनाते हैं। अभी आप देखें ना, मैं हैरान हूं कि इनको इल्म है कि ये ओपन एंड शट केस नहीं है। ये कहते हैं कि ये जो 190 मिलियन का केस है ये ओपन एंड शट केस है। और भाई जब ओपन एंड शट केस है, एक मिसाल है, तो आप टीवी पे आके ये कह रहे हो जी कि हाई कोर्ट में जो है हमने ये तरमीम की है, 26वीं आनवी तरमीम, ये जो अपील पहले है वो होनी चाहिए, इसको अपने नंबर पे भाई आपको क्या डर है? ये जब मर्जी अपील हो, ओपन एंड शट केस है तो फौरन जो हाई कोर्ट है वो इसको अपहोल्ड करेगी। इसको ये जो राणा साहब ने फैसला किया है 190 मिलियन का, उसको वो अपहोल्ड करेगी कि ठीक है जी, ठीक फैसला है, सजा को वो करेगा। आपको क्या है? तो बुनियादी तौर पर सर बात ये है, सॉरी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, टू वाइंड अप। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का। नाजरीन आप सबका देखने का बहुत ख्याल रखिएगा।